हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। नमस्कारम, जीरो टू हीरो एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम लोग पार्ट बी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो जनरली 6 to 8 मार्क्स के बोर्ड में पूछे जाते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी, हम लोग बात कर रहे हैं पार्ट बी मींस कंपनीज अकाउंटिंग। कंपनीज अकाउंटिंग में किसी भी कंपनी, किसी भी टाइप की कंपनी, प्राइवेट, पब्लिक या जनरल, कोई भी कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंटेन करना पड़ता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में टोटल 5 थिंग्स आते हैं। नंबर 1, आप लोग याद रखें, आगे चल के आपको काम आएगा। नंबर 1, बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, जिसको शेड्यूल 3 पार्ट ए बोलते हैं। उसके बाद इनकम स्टेटमेंट, जिसको प्रॉफिट एंड लॉस। थर्ड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम, कैश फ्लो स्टेटमेंट। फोर्थ, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। एंड फिफ्थ वन इज एक्सप्लेनेटरी नोट। ये सेक्शन 2 सब सेक्शन 40 में आते हैं। अब इसमें से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसको हम लोग रियल लाइफ में स्टॉक मार्केट में एज ए टूल यूज करते हैं कंपनी के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। आइए डिस्कस करते हैं व्हाट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट मैं समझा दूं। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फॉर 2 different accounting period, between 2 different accounting period। कोई भी 2 different ईयर में कैश का इनफ्लो, कैश एज वेल एज बैंकिंग ट्रांजेक्शन में कैश और बैंक ट्रांजेक्शन का इनफ्लो एंड आउटफ्लो चेक करता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जनरली हम लोग को ये चीज पता ही है, हमारे बिजनेस में टोटल 4 चीज होते हैं, हमारे कंपनी या बिजनेस वर्ल्ड में या अकाउंटिंग वर्ल्ड में। एक एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स, लायबिलिटी। एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी। जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटी को फोकस करता है कि आपके बिजनेस में एसेट्स और लायबिलिटी चेंजेस होने से कैश पर क्या इफेक्ट हुआ। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट का दूसरा नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज सिंस 2001। गवर्नमेंट ने 1 अप्रैल 2001 में कैश फ्लो स्टेटमेंट को एक कंपलसरी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए कहा गया गवर्नमेंट के द्वारा। दैट स्टेटमेंट इज नोन एज AS3 रिवाइज। इसमें डिटेल डिस्कशन दिया है, आप लोग नेट में इसको चेक कर सकते हैं। AS3 रिवाइज लिखने से कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में डिटेल आ जाएगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे बिजनेस में 2 डिफरेंट पीरियड में जनरली हम लोग 2 चीज बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। इसमें बैलेंस शीट का जो आइटम होता है एसेट्स एंड लायबिलिटी, अगर मेरा एसेट्स चेंज हुआ तो उसका इंपैक्ट मेरे कैश पर क्या होगा। जैसे एग्जांपल, मैंने बिल्डिंग खरीदा तो मेरे पास से कैश गया। मैंने शेयर इशू किया, मतलब शेयर बेचा। हम लोग अपने आप को कंपनी ट्रीट करेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखें। जब भी हम लोग कैश फ्लो बनाएंगे या कोई भी चैप्टर, हम लोग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू सोचें कि मेरा कंपनी में पैसा आया, मेरे कंपनी से पैसा गया। अब कंपनी में बिल्डिंग खरीदे, पैसा गया, फर्नीचर खरीदे, पैसा गया। अब शेयर इशू किए, पैसा आया। लोन लिए बैंक से या डिबेंचर इशू किए तो पैसा आया। शेयर, डिबेंचर, लोन तो आपको पता ही होगा। तो हम लोग हर चीज का इंपैक्ट कैश में देखते हैं। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक चीज को समझ लें। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हम लोग ये देखेंगे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, मेरे बिजनेस में कोई भी एसेट्स बढ़ेगा तो मुझे माइनस करना है, एसेट्स घटेगा तो मुझे प्लस करना है। ये बेसिक है। अब लायबिलिटी बढ़ेगा तो प्लस, लायबिलिटी घटेगा तो माइनस। प्लस माइनस क्या, मेरे बिजनेस में कैश का फ्लो प्लस में रहेगा या माइनस में रहेगा। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपका 50% प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। और इसका मतलब क्या है ये देखिए, क्योंकि बेसिकली कैश फ्लो स्टेटमेंट में एसेट्स एंड लायबिलिटी को ही बेस किया जाता है। तो उसका इंपैक्ट कैसे देखेंगे, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे बिजनेस में 22 एंड 21, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं एसेट लायबिलिटी का फ्लो चेक करने के लिए। मैं एक एग्जांपल लिया हूं बिल्डिंग और एक आइटम स्टॉक। ये 2 मेरे एसेट्स है। ये था मेरे पास में 10,000 और ये 7,000। स्टॉक था मेरे पास में 5,000, स्टॉक हो गया 4,000। अब देखिए सिमिलरली मैं 2 लायबिलिटी को और लेता हूं। ये एसेट्स है, लायबिलिटी में एक ले लिए शेयर कैपिटल, जिसको शेयर्स बोलते हैं हम लोग कंपनी है। मेरे पास शेयर था 50,000 और एक एग्जांपल ले रहा हूं 40,000। एक और एग्जांपल ले रहा हूं लोन,
लोन भी लायबिलिटी मुझे चुकाना है। लोन था मेरे पास में 15,000 और 10,000 हो गया, ये है लायबिलिटी। आइए चेक करते हैं कैश का फ्लो को। फॉर एग्जांपल आप देखिएगा, कैश पर फोकस मारिएगा, कैश और बैंक ट्रांजेक्शन। मेरे पास बिल्डिंग था 7,000, बिल्डिंग हो गया 10,000, तो मेरे पास 3,000 का बिल्डिंग आ गया। बिल्डिंग तो आ गया बट कैश मेरे पास से चले गया, और कैश फ्लो में मुझे कैश पर इंपैक्ट देखने हैं, तो मुझे माइनस करना है 3,000। ये हर एसेट्स के लिए एप्लीकेबल होगा। एक और एग्जांपल, मेरे पास था स्टॉक 5,000, स्टॉक हो गया 4,000, स्टॉक घट गया। स्टॉक घट गया मतलब स्टॉक बेच दिए, स्टॉक बेचने से पैसा आता है, तो इसीलिए +1,000। अब एक बात समझिएगा, आप लोग सोचेंगे कि बिल्डिंग बढ़ गया तो मैंने बिल्डिंग में क्रेडिट में लिया या बिल्डिंग को कन्वर्शन किया, वैसे स्टॉक घट गया, तो ऐसा 1000 थॉट हो सकता है, बट हम लोग जनरल थॉट बोलते हैं कि एसेट बढ़ा और घटा, ये थॉट पर। सिमिलरली लायबिलिटी में शेयर कैपिटल, शेयर 40,000 था 50,000, हम लोग का शेयर बढ़ गया मतलब हम लोग शेयर इशू किए। शेयर इशू किए मतलब मेरे पास पैसा आया। कैसे? याद करिए, जर्नल एंट्री फॉर शेयर्स में, शेयर्स में हम लोग क्या करते हैं, जब शेयर इशू करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डीआर, मेरे पास बैंक में पैसा आया, तो इसीलिए हम लोग प्लस करते हैं 10,000। सिमिलरली लोन घट गया, लोन को रीपे कर दिया, मेरे पास से कैश आउट हुआ, लोन टू बैंक, इसीलिए 5,000 माइनस। तो मैंने क्या सीखा, एसेट्स हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, एसेट ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस, बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। लायबिलिटी सेम डायरेक्शन में जाएगा, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक रहा। इसके बेस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश फ्लो स्टेटमेंट को जो गवर्नमेंट ने बनाया है वो दो मेथड से बनाया है कैश फ्लो स्टेटमेंट को। आइए देखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर को हम लोग दो मेथड में देखेंगे। पहले मैं आपका बेसिक्स बना रहा हूं ताकि आपका क्वेश्चन में क्लियरिटी, ग्रिप आए। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट करने से पहले हम लोग देखेंगे कैश फ्लो को कितना मेथड में बनाया गया है। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, और सेकंड वन इज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, ये डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3, कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3। ये डायरेक्ट मेथड का मतलब क्या है? सपोज अगर हम लोग कैश फ्लो को सेल्स के बेस पे बनाए, अगर हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट को सेल्स के बेस पर बनाए तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो को अगर सेल्स के बेस पे बनाए, सेल्स को किसी भी कंपनी का टॉप लाइन माना गया है। याद रखिएगा, स्टॉक मार्केट में जनरली बिजनेस न्यूज में व्हाट इज टॉप लाइन ऑफ अ कंपनी, टॉप लाइन ऑफ अ कंपनी मींस सेल्स। अगर सेल्स के बेस पे कैश फ्लो बनाए तो उसको डायरेक्ट मेथड बोला गया है। बट अगर हम लोग बॉटम लाइन, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बॉटम लाइन, नेट प्रॉफिट के बेस पे कैश फ्लो निकालो, नेट प्रॉफिट को बॉटम लाइन बोलते हैं। सेल्स टॉप लाइन, नेट प्रॉफिट बॉटम लाइन। बॉटम लाइन के बेस पे अगर कैश फ्लो निकालो तो इसको इनडायरेक्ट मेथड कहा गया है। तो मुझे सिलेबस में जनरली पढ़ने हैं इनडायरेक्ट मेथड, बट CA CS और बाकी सब एग्जाम्स में ये मेथड भी यूज करते हैं, बट मुझे यूज करना है ये मेथड फिलहाल के लिए, इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड को इग्नोर करना है। अब आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट मेथड में कैश फ्लो करना क्या है। आप लोग को एक बात एकदम बेसिकली समझना पड़ेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में किसी भी बिजनेस का कैश का फ्लो चेक करते हैं कि मेरे बिजनेस में पैसा कहां से आ रहा है, डिफरेंट सोर्सेज से, और उस पैसे को हम कहां यूटिलाइज कर दें। तो इस मेथड में हम लोग बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड। अब आप लोग ये भूल जाइए डायरेक्ट मेथड, आप लोग इनडायरेक्ट मेथड में फोकस करिए। स्टूडेंट्स प्लीज नोट्स बनाते रहे ताकि आपका बेसिक्स क्लियर है। अब इनडायरेक्ट मेथड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो के लिए 3 एक्टिविटीज बनाया है। नंबर 1 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सेकेंड कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तीसरा कैश फ्लो फ्रॉम
फाइनेंसिंग या फिनेंसिंग एक्टिविटी, हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग, OIF, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। ये तीनों को मिलाने से कैश फ्लो बनता है। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे छोटा शॉर्ट फॉर्म में तीनों मेथड का मतलब क्या है। सबसे पहले बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है मेरे बिजनेस में जितना भी कैश इनफ्लो एंड आउटफ्लो, पैसा आया गया, डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस से मिलता है, उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी रिलेट्स टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस। इट इज अ प्रिंसिपल रेवेन्यू एक्टिविटी, जो कंपनी का बेस एक्टिविटी होता है, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो हम लोग क्या लिखे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी डे टू डे ऑपरेशन से, डे टू डे से पैसा आएगा प्लस माइनस दोनों हो सकता है। कैसे होगा अब ये आगे डिस्कस करेंगे। अब आगे बात करें व्हाट इज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेट्स टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिलेटिंग टू नॉन करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड और नॉन करेंट एसेट से रिलेटेड एक्टिविटी को बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी का मतलब होता है मेरे बिजनेस को कौन फाइनेंस करता है। मेरे बिजनेस को फाइनेंस करता है शेयर, डिबेंचर और लोन। ये तीन चीज मेरे बिजनेस को फाइनेंस करता है, शेयर, डिबेंचर एंड लोन। हम लोग बोल सकते हैं मेरे बिजनेस को इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस और समटाइम्स शॉर्ट टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी डे टू डे ऑपरेशन, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मेरे बिजनेस में हम जितना भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, बहुत जन बोलता है कि हम लोग स्टॉक खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये बिजनेस को रन करने का खर्चा है। हम लोग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं जनरली फिक्स्ड एसेट्स पर। हम लोग मशीन खरीदेंगे, हम लोग प्लांट खरीदेंगे, जरूरत पड़ेगा तो ट्रक खरीदेंगे, मोटर व्हीकल खरीदेंगे बिजनेस के लिए। ये सब आइटम होता है फिक्स्ड एसेट जिस पे हम लोग इन्वेस्ट करते हैं। इससे मेरा बिजनेस का ग्रोथ बढ़ता है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ता है, इससे रिलेटेड जो कैश होगा वो होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड फाइनल वन, मेरे बिजनेस को ये दो काम करने के लिए पैसा कहां से आएगा, ये पैसा से रिलेटेड जितना एक्टिविटी होगा, पैसा भीख मांगना, दैट इज नोन एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये रहा मेरा ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आइए आगे देखते हैं स्पेशली आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को डिस्कस करने से पहले आप लोग एक स्पेशली नोट्स बनाएं। अब हम लोग को दो तरीका से कैश फ्लो समझते हैं हम लोग। एक तरीका में हम लोग पहले बैलेंस शीट, देखिए जनरली क्वेश्चन बेस्ड होता है बैलेंस शीट पर कैश फ्लो, तो आपको समझना पड़ेगा कि बैलेंस शीट का जो मॉडर्न अप्रोच है जिसमें हम लोग बैलेंस शीट को इक्विटी एंड लायबिलिटी, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट के हिसाब से बनाते हैं, उसका एक स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा ताकि आप कैश फ्लो बनाने में आपको हेल्प मिले। तो हम लोग एक छोटा सा बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं और बैलेंस शीट को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट क्रिएट करते हैं। बैलेंस शीट ऐसा बनता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, इससे आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट में कमांड बढ़ेगा। सबसे पहले बैलेंस शीट में ये वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट है, ये जनरली एप्लीकेबल होता है कंपनीज को। वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट का मतलब होता है पहले लायबिलिटी दिखाएंगे, थोड़ा नीचे में एसेट, एक के नीचे एक दिखाएंगे, ये होता है वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट, जो कि शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट में मेंशन किया गया है। बट पहले ओल्ड ट्रेडिशन में लायबिलिटी को इस साइड दिखाते थे, एसेट को इस साइड दिखाते थे, ये था ओल्ड ट्रेडिशन। बट हम लोग अभी वर्टिकल फॉर्म पढ़ना है। वर्टिकल फॉर्म में पहले हम लोग लिखते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटी एक छोटा सा डिस्कशन है इस पे। इक्विटी एंड लायबिलिटी में पहला आइटम होता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड, इसमें दो आइटम आते हैं, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस। उसके बाद एक आइटम आता है नॉन करेंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी, इसमें एक ही आइटम आएगा लॉन्ग टर्म बोरिंग, जनरली
लॉन्ग टर्म बोरोइंग आते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग में जनरली डिबेंचर्स आते हैं, डीबी डिबेंचर मैं लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। एक आते हैं बैलेंस शीट में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में 4 आइटम आते हैं, ऐसे हम लोग 2 ही लिखेंगे मेन पर्पस के लिए। एक शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग मैं बोलते जा रहा हूं, आप लोग प्लीज लिखे ताकि आपका बेसिक्स क्लियर हो। शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसके बाद आइटम आता है ट्रेड पेबल, जिसको क्रेडिटर प्लस बिल पेबल बोलते हैं। एक आइटम आता है अदर करंट लायबिलिटी लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन लेते हैं, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ये मेरा लायबिलिटी का स्ट्रक्चर रहा बैलेंस शीट का, ये टोटल लायबिलिटी। सिमिलरली हम लोग बात करें, यहीं पे बना देंगे एसेट्स एक के नीचे। मेरे पेज में जगह थोड़ा कम है तो हम क्या करते हैं, इसी को बना देते हैं यहाँ पे, ताकि आपका बेसिक्स थोड़ा क्लियर रहे। ये देखिए बैलेंस शीट का एसेट साइड, ये देखिए एसेट साइड में आपको रहेगा सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, ये आपका हेडिंग रहेगा। इसके अंदर में रहेगा प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इंटेंजिबल एसेट्स। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा आइटम इन्वेस्टमेंट। जनरली जो स्टैंडर्ड आइटम्स है मैं वो लिख रहा हूं बैलेंस शीट में। उसके बाद एक रहेगा करंट एसेट्स। पहले ये थोड़ा बेसिक फाउंडेशन हो गया, या हो सकता है आपको थोड़ा बोरिंग लगे ये टॉपिक, बट आपको कैश फ्लो में जरूरी हेल्प करेगा ये। करंट एसेट में एक आइटम आता है करंट इन्वेस्टमेंट, एक आइटम आता है इन्वेंट्री जो क्वेश्चन में रहते हैं, तीसरा ट्रेड रिसीवेबल टीआर बोलते हैं, और चौथा कैश एंड बैंक बैलेंस। ये हो गया आपका टोटल एसेट्स। अब हमें करना क्या है कैश फ्लो में, पहले एक अमाउंट से समझते हैं। मान लेते हैं अमाउंट है 1000, 2000, ये 500, ये 800, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 700, ये 1000, ये 200, ये 300, ये 400, ये 400, ये 300, ये 100, ये 200। चलिए 2000, 2800, 3800, 38 and 6 44, 4600। टोटल एसेट्स 1000, 15, 7, 22, 22, 24, 26, 2700। सिमिलरली यहाँ भी एसेट्स होंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 500, 800, 300, 200। उसके बाद ये हो गया आपका करंट एसेट में मैं लेता हूँ कितना 46 चाहिए, 1000, 2000। उसके बाद करंट इन्वेस्टमेंट 2500, 2500, 1000, 3500, 35, 8, 43 और 3, 4600। ये ले लेता हूँ इन्वेस्टमेंट 5, 3, 800, 400, 1200, 12 और 5, 1700, और 27। ये मेरा बैलेंस शीट का छोटा सा डेमो है, फटाफट करते हैं। अब आपको समझना है कि आपके बिजनेस में पैसा कहाँ से फ्लो होगा। हम लोग को कैश फ्लो बनाने के लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट आपको बात याद रखना है, आप लोग लायबिलिटी साइड, ये आपका लायबिलिटी साइड है और ये आपका बैलेंस शीट का एसेट साइड है। ये एसेट साइड है जो एक के नीचे एक रहेगा। मैं 2 पेज में नहीं लिखा हूँ, एक पेज में लिखा हूँ।
आप लोग को याद रखना है यहाँ का कोई भी आइटम, लायबिलिटी का कोई भी आइटम बढ़ेगा तो आपको प्लस करना है, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ने से पैसा आता है, घटने से माइनस करना है। सिमिलरली एसेट्स का कोई भी आइटम, अगर एसेट्स का कोई भी आइटम बढ़ेगा तो आपको माइनस करना है, घटेगा तो प्लस करना है। अब हम लोग को समझना पड़ेगा कि कौन सा किस एक्टिविटी में कहाँ कहाँ आते हैं। ये एक छोटा सा बैलेंस शीट का डेमो है। इस डेमो के बेस पर हम लोग समझेंगे कि किस आइटम को किधर डालना है। सबसे पहले बात करें हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो कि मेरा पहला एक्टिविटी जो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है बिजनेस का डे टू डे ऑपरेशन। तो सबसे पहला बात यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी कहाँ पे मिलता है। सबसे पहले सारे करेंट लायबिलिटी को हम लोग जनरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालते हैं। सारे करंट लायबिलिटी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में डालते हैं। करंट लायबिलिटी मतलब जो जनरली फ्लो होता है। करंट लायबिलिटी में एक आइटम को हम लोग इग्नोर करते हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसको हम लोग फाइनेंसिंग एक्टिविटी में डालते हैं। करंट लायबिलिटी में एक स्पेशल आइटम है, करंट लायबिलिटी में एक स्पेशल आइटम है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, जिसको हम लोग डालते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने इसे कट कर दिया है। एसेट्स, करंट एसेट को सबको हम लोग डालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। करंट एसेट के सारे आइटम को डालते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, सिर्फ दो आइटम को छोड़ के। एक करंट इन्वेस्टमेंट को इग्नोर करना है, कैश को इग्नोर करना है। ये दो सुपर लिक्विड एसेट्स होते हैं जिसे हमें इग्नोर करना है। क्यों इग्नोर करना है इसका डिस्कशन थोड़ा देर बाद होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में फेंक देना है, क्योंकि ये डे टू डे ऑपरेशन। इसके अलावा आते हैं प्रॉपर्टी प्लांट। यहाँ पे जो वर्ड है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, इसमें आते हैं बिल्डिंग प्लांट मशीनरी। ये आइटम आते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और हाँ, रहा बहुत इंपॉर्टेंट बात, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स बिजनेस में गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क है, ये आएंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। यहाँ आपको बात क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली आते हैं लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में एक इंपॉर्टेंट आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब होता है मेरे बिजनेस का नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट जो है ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। नेट प्रॉफिट कहां आएगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसके बाद बचा कुछ आइटम जो है ये आइटम आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। एक छोटा सा आपको ओवरऑल व्यू दिखा दिया है, एक ओवरऑल व्यू दिखा दिए हैं कि ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में क्या क्या आएंगे। एक बार फिर से, करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, करंट लायबिलिटी एंड करंट एसेट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा, और बाकी सब इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ये एक छोटा सा मॉडल है जिसको हम लोग आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक कैश फ्लो में, वो ये है, मुझे पढ़ने हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आइए देखते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब होता है डे टू डे ऑपरेशन एक्टिविटीज। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी को करने से पहले हम लोग एक इंपॉर्टेंट चीज करेंगे, इसमें क्या क्या आइटम आते हैं वो डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आइटम आते हैं, वो है नेट प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, गुडविल, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी। मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। जनरली पूछे जाते हैं सर स्कूल्स में कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है और उसमें क्या क्या आइटम आते हैं, वो हम लोग थोड़ा देर बाद डिस्कस करेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जनरली नेट प्रॉफिट, बिजनेस में इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी आते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनता कैसे है, इसका फॉर्मेट, इसका वेटेज तीनों एक्टिविटी में सबसे ज्यादा है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला फॉर्मेटिंग करना, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।
साथ साथ आप लोग पेन और कॉपी ले लें ताकि आपको एक एक छोटा छोटा चीज समझ में आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने आपको 10 बार मीनिंग बता चुका है एक ही चीज कि डे टू डे ऑपरेशन से बनता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लोग का फॉर्मेट होगा पा पर्टिकुलर अमाउंट। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हैं और ओनली फाइनेंसिंग एक्टिविटी बना रहे हैं, तो आप लोग कोई भी कॉलम को यूज करके इंटरचेंजेबल है, कहीं भी यूज कर सकते हैं। एक आइटम यहाँ, एक आइटम यहाँ, कहीं भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग तीनों एक्टिविटी को एक साथ बना रहे हैं, मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इनर कॉलम यूज करना है। ये कॉलम यूज करना है, ये कॉलम यूज करना है। आउटर कॉलम आपको यूज नहीं करने हैं, आउटर कॉलम को यूज नहीं करना। आउटर कॉलम ओनली फॉर आंसर। एक बार इनर कॉलम में आंसर लिखना है, एक बार आउटर कॉलम में आंसर लिखना है। मैं फिर से बोलूं, अगर सिर्फ ऑपरेटिंग बनाए, सिर्फ इन्वेस्टिंग बनाए, सिर्फ फाइनेंसिंग बनाए, ओनली कोई एक एक्टिविटी बनाए या कोई दो बनाए, तो आप लोग कोई भी कॉलम को यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप लोग तीनों एक्टिविटी बनाएंगे तो आपको इंटरनल फर्स्ट कॉलम को ही यूज करना है, आउटर कॉलम को यूज नहीं करना है। सिर्फ आउटर कॉलम को आंसर के पर्पस से यूज करना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो अभी हम लोग बना रहे हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे बनता है ये देखिए। फॉर्मेट, सबसे पहले आपको साथ साथ कॉपी में लिखे। सबसे पहले आपको लिखना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। जनरली इसको एनपीबीटी बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। शॉर्ट फॉर्म में पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये लिखना है, ये एक नंबर। ये बनता कैसे है मैं आपको बताऊंगा। पहला आइटम क्या लिखना है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आराम से देखिएगा, इसमें ऐड करेंगे, साथ साथ कॉपी में लिखिए, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। ये हम लोग बना रहे हैं इनडायरेक्ट मेथड से, प्रॉफिट से बना रहे हैं। प्रॉफिट से हम लोग बिजनेस में मेरा करंट जो एक्टिविटी चल रहा है, इसके बारे में एक छोटा सा बाद में वीडियो बनाऊंगा। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, नेट प्रॉफिट से क्यों चलते हैं, इसका तरीका मैं बताऊंगा। प्रॉफिट में जो बिजनेस क्रेडिट खर्चा नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड नॉन कैश आइटम को ऐड कर देना है। अब ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या क्या चीज आइटम ऐड करना है। सबसे पहले आपको लिखना है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जिसको पीबीटी बोलते हैं। इसमें ऐड करना है एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। इसमें क्या क्या आइटम ऐड करने हैं समझिए। पहले इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, आप लोग कुछ भी बोले, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है जो आपको ऐड करने हैं। क्यों ऐड करने हैं बाद में डिस्कस करेंगे। माइनस करने हैं प्रॉफिट ऑन सेल या गेन ऑन सेल, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, और तीसरा आइटम है आपका रेंट इनकम, ये माइनस करने। एक बार फिर से हम लोग प्रॉफिट में ऐड करेंगे, एक बार साथ साथ बोलेंगे, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। माइनस करेंगे प्रॉफिट और गेन ऑन सेल, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। इतना काफी है। ये प्लस एंड माइनस करेंगे,
कैसे करेंगे, साथ साथ लिखेंगे। सबसे पहले डेप्रिसिएशन, हम लोग छोटा छोटा पॉइंट्स पे नंबर बनाएंगे डेप्रिसिएशन, ताकि याद रखें, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहे हैं। डेप्रिसिएशन, सॉरी, पहला आइटम इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन सा, पेड। अब इंटरेस्ट पेड में बहुत सारा इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, सारे इंटरेस्ट को ऐड करना है। इंटरेस्ट डेप्रिसिएशन, जैसे हम लोग बोले वैसे लिखेंगे, डेप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स आप लोगों को दिख रहा होगा, आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए आराम से क्लियरिटी में, इंटेंजिबल एसेट्स, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, और प्लस करेंगे, ये सब आइटम, सारे आइटम प्लस हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब आइटम प्लस करने हैं। और जो माइनस करने हैं, ये सारे आइटम यहां से लेकर यहां तक प्लस है, आप लोगों को वन शॉट में याद कर लेना है। इंटरेस्ट, ज्यादातर क्वेश्चन में इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल दिया रहता है, बट हम लोग को पता नहीं एग्जाम में क्या आएगा, ये मैं मैक्सिमम आइटम लिख दिया हूं, ये प्लस करने हैं। उसके बाद सेम हम लोग बना रहे हैं, कैश फ्लो मेरा कंटिन्यूएशन में है, पेज में जगह नहीं है, माइनस करेंगे। ये सब आइटम प्लस करने के बाद आप लोगों को माइनस करना है इनकम के नाम पर एक प्रॉफिट और गेन ऑन सेल। अगर आपका एग्जाम में पेज खत्म हो जाए तो आप लोग फॉरवर्ड कर सकते हैं जहां से वहीं से आगे, माइनस इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, सॉरी इंटरेस्ट, फिर से मिटा दे रहा हूं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंटिन्यू है, माइनस करेंगे प्रॉफिट और गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इंटरेस्ट रिसीव, नेक्स्ट डिविडेंड रिसीव। ये जो आइटम आते हैं इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसको बोला जाता है ऑपरेटिंग, साथ साथ लिखें, प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है 1000 रुपीज, उसके बाद ये हेडिंग है, ये पूरा का पूरा हेडिंग है, इस पे ऐड करना है, सपोज इंटरेस्ट दिया है 200, डेप्रिसिएशन 100, लॉस ऑन सेल 500, उसके बाद गुडविल 100। ये कुछ आइटम दिया नहीं है, हम लोग लिखेंगे नहीं, जोर नहीं रहेगा। उसके बाद नेक्स्ट 1000, 1200, 13, 5, 18 और 1 1900, ये दिया है आपका 100 और ये 200, तो कितना हो गया एक बार देखिए फिर से, 1000, आप चाहे तो उसको बढ़ा भी सकते हैं, इसको मैं कर दे रहा हूं 5000, ये 200, 52, 53, 58, 59 -3, 5600।
ये आइटम को बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। आप लोग यहाँ कोई भी कॉलम में लिख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था कैश फ्लो अगर आपको पढ़ना है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। क्या ध्यान देना पड़ेगा? कोई भी एसेट्स बढ़ेगा माइनस एसेट्स घटेगा प्लस। सिमिलरली लायबिलिटी बढ़ेगा प्लस, लायबिलिटी घटेगा माइनस। एसेट्स जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, लायबिलिटी जाएगा सेम डायरेक्शन में। आगे सी लगा दे, करंट एसेट्स। तो आप लोग क्या सीखे कि करंट एसेट्स घटेगा और लायबिलिटी बढ़ेगा तो हम लोग प्लस बोलते हैं। ये चीज को हम लोग पहले लिख लेंगे, डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। फिर 4 लाइन छोड़ के आपको लिखना है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। ये देखा है। अब जैसे इसमें करंट एसेट, ये वाला कॉन्सेप्ट आ गया, करंट एसेट्स घटा और करंट लायबिलिटी बढ़ा। सिमिलरली यहाँ पे करंट एसेट्स बढ़ा और करंट लायबिलिटी घटा। अब सपोज यहाँ 2 आइटम है, एक ले लेते हैं स्टॉक और एक ले लेते हैं डेटर, जिसको हम लोग ट्रेड रिसीवेबल बोलते हैं। ये है 300 और 800। करंट लायबिलिटी में 2 आइटम ले लेते हैं, एक क्रेडिटर और करंट एसेट में ले लेते हैं एक तो ले लिया, यहाँ पे एक आइटम और ले लेते हैं प्रीपेड एक्सपेंस 500 और 200। अब करंट एसेट करंट लायबिलिटी क्या है मैं आपको थोड़ा देर बाद बताऊंगा। अब 5600 में आप लोग ऐड करेंगे, चाहे तो आप लोग इनर आउटर कॉलम यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5600 प्लस 1100 6700 माइनस 700 6000। ये रहा आपका आंसर। सॉरी, इसमें एक छोटा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। 6000 अगर गलती से किसी भी क्वेश्चन में टैक्स पेड दे दिया, टैक्स पेड सपोज 300, वो भी आपको माइनस करने हैं। टैक्स पेड रहेगा तो आपको माइनस करने हैं। तो मैंने क्या सीखा? करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट कैसे होगा, करंट एसेट का लायबिलिटी, ये हम लोग याद करेंगे अभी थोड़ा देर बाद। अब ये प्लस करना है, इसमें ये चीज को प्लस करें। आप लोग चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं, इसको आउटर कॉलम इनर कॉलम 5600 प्लस 1100, ये हो गया आपका कितना 6700। उसमें से माइनस करना है 1300 तो बचेगा 5700। ये रहा आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट का आंसर। आंसर को आपको लिखना है। अगर आपका प्लस में आया आंसर तो आप लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये सब छोटे छोटे बेसिक चीज आपको ध्यान देना है। यहाँ पे नेट कैश फ्लो वर्ड यूज होता है प्लस के लिए, माइनस के लिए यूज होता है, माइनस के लिए हम लोग यूज करते हैं वर्ड यूज्ड। तो ये रहा मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी का बेसिक्स। अब मुझे क्या सीखने हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में? पहले तो मैंने फॉर्मेट रट लिया, समझ लिया, रट लिया, आप जो बोलना है बोले। सबसे पहले हम लोग बात करें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में यहाँ पे आपका आइटम दिया हुआ प्रॉफिट 5000, इसमें ऐड करेंगे क्या क्या आइटम ऐड करेंगे? इंटरेस्ट, स्लोली लिखे, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये सब आइटम को आपको ऐड करने हैं, माइनस करने हैं प्रॉफिट और गेन ऑन सेल, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव,
डिविडेंड रिसीव इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ये एक कीवर्ड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद हम लोग करेंगे सीए एंड सीएल, सीए सीएल करेंगे और मेरा फाइनली आंसर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आप लोग समझिए, रटिए, ये एक बेसिक सा चीज है। ये क्यों होता है हम लोग बाद में आराम से डिस्कस करेंगे। तो मेरे को इस चैप्टर को बनाने के लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट आइटम है जो मुझे समझने पड़ेंगे। एक आइटम ध्यान से देखिए, मैं इसे कलर चेंज कर रहा हूं। ये एक इंपॉर्टेंट आइटम आपको सीखना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइटम है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये मेरे को निकालना सीखना है डिफरेंट केसेस पे। एक दूसरा आइटम जो आपको सीखने हैं वो है CACL, करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। ये आपको सीखना है। ये आपको कैश फ्लो और एज वेल एज रेशियो में दोनों में हेल्प करेंगे। कैश फ्लो एंड रेशियो दोनों में हेल्प करेंगे आगे चल के। ये आपका बेसिक्स हुआ। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं, जिसको हम लोग पीबीटी बोलते हैं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का मैं आपको 3 डिफरेंट तरीका बताऊंगा। एक सिंपल, एक एडवांस और एक बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चन के लिए। आइए देखते हैं ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स या पीबीटी। ये देखिए पीबीटी, मैं बार बार पीबीटी बोलूंगा, आप लोग एनपीबीटी भी बोल सकते हैं। आइए सीखते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 5000 आया है, ये 5000 कैसे आया। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी। ये मेरा केस 1 है। बेसिकली आप लोगों को 2-3 चीज इंपॉर्टेंट ध्यान रखने हैं। जनरली हम लोग ये वाला वर्ड पीएल अकाउंट, जनरली हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लायबिलिटी होता है। माइंड में आप लोग बात बना के रखें। ये 22, 21, कभी क्वेश्चन में उल्टा रहेगा 21, 22। मैं ईयर बेस ले रहा हूं 21, 22, 24 चल रहा है, बट 21, 22 ये इंटरचेंजेबल वर्ड है। जनरली हम लोग के एग्जाम में 22, 21 ऐसे आते हैं। ये लायबिलिटी है। मैं जैसे आपको लायबिलिटी बोला, आपका माइंड में आना चाहिए, बढ़ेगा तो प्लस, घटेगा तो माइनस, इंक्रीज होगा तो प्लस, रिड्यूस होगा तो माइनस। सबसे पहले पीएल अकाउंट, अगर ये 8000 और 6000 है तो हम लोग डायरेक्ट बोल देंगे यहां पे नेट प्रॉफिट इक्वल टू 2000। कभी कभार क्वेश्चन में डायरेक्ट नेट प्रॉफिट दे देगा आपको, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2000। ठीक है, तो हम लोग ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डायरेक्ट 2000। देखिए ध्यान से बेसिक्स को समझिएगा। पीएल अकाउंट लायबिलिटी है, पीएल अकाउंट 6000 से 8000 था, आपका प्रॉफिट बढ़ गया, प्रॉफिट बढ़ गया तो हम नेट प्रॉफिट से वर्ड यूज करेंगे यहाँ पे, नेट प्रॉफिट 3000। अगर गलती से पीएल अकाउंट 6000 था 5000 हो गया तो आप लोग लिखेंगे -1000, तो आप लोग यूज करेंगे नेट लॉस। नेट लॉस इसमें यूज करेंगे नेट प्रॉफिट वर्ड 2000। ये एक बहुत बेसिक आइटम है जो आपको यहां लिखना है। अगर गलती से मैं 3-4 केस और बता दे रहा हूं, अगर गलती से पीएल अकाउंट यहां पे 6000 है और यहां पे 8000 ऐसा ब्रैकेट पे तो करना क्या है, सॉरी 8000 6000, जब दो ऑपोजिट एंड रहेगा पहले दोनों का ऐड कर देंगे, 6 and 8 14000, साइन हम लोग करंट ईयर का देंगे माइनस, इसका मतलब हो गया आपका नेट लॉस है 14000। क्यों? पहले आपने प्रॉफिट कमाया 6000, अगले साल आपने लॉस कमाया, तो प्रॉफिट तो आपका खत्म हो गया और एक्स्ट्रा लॉस कमाया, इसीलिए हम लोग दो ऑपोजिट एंड रहेगा तो ऐड कर देंगे। सिमिलरली कभी कभी पीएल अकाउंट ऐसा रहेगा आपको 5000 और यहां पे ब्रैकेट और यहां पे 2000, तो यहां दो ऑपोजिट एंड है
तो इस केस में 5000 प्लस 2000 ऐड करेंगे 7000। सॉरी, इसमें साइन लेंगे करंट ईयर का प्लस। तो ये 4 केसेस है पीएल अकाउंट समझने का, या क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे देगा। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जब इंक्रीज हुआ तो प्लस, रिड्यूस हुआ तो माइनस, जब दो साइड में एक ब्रैकेट रहेगा तो हम लोग पहले ऐड कर देंगे, साइन करंट ईयर कर लेंगे। देखिए करंट ईयर का साइन ऐड किए 8640 4000, और इसमें ये रहा मेरा नेट प्रॉफिट में पहला आइटम पीबीटी में। ध्यान से देखिए, ये मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स ये निकालना है, नेट प्रॉफिट 2000। जनरली मैं इसको एज्यूम कर रहा हूं, ये वाला केस को नेट प्रॉफिट, इस पे हम लोग ऐड करेंगे 3 आइटम केस 1 में, वो है DTR। DTR मतलब डिविडेंड टैक्स रिजर्व, डिविडेंड टैक्स रिजर्व, ये 3 चीज को ऐड करेंगे बेसिकली। इसमें ऐड करेंगे डिविडेंड पेड, डिविडेंड पेड रिसीव नहीं, डिविडेंड पेड। डिविडेंड में अब बहुत सारे डिविडेंड आते हैं, इंटरिम डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड, डिविडेंड पेड, सबको ऐड करना है। प्रपोज डिविडेंड का रूल मैं थोड़ा देर बाद बताऊंगा। डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, हम लोग सिंपल सा टैक्स वर्ड बोलेंगे, एंड ऐड रिजर्व। कोई भी रिजर्व या कोई भी फंड हो एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड, सारे फंड्स को ऐड कर देना है। तो ये मेरा आ जाएगा पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें छोटा सा बात क्या देखना है, सबसे पहले नेट प्रॉफिट में ऐड करना है डिविडेंड पेड, प्रोविजन फॉर टैक्स एंड रिजर्व और फंड, DTR। ये आइटम ऐड करने से आ जाएगा मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये हो गया मेरा केस 1। अब यहां पे हम लोग को याद रखना है 2-3 इंपॉर्टेंट आइटम। यहां पे मैं लिख रहा हूं बेस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे ऐड करेंगे। नेट प्रॉफिट में 3 आइटम, डिविडेंड, टैक्स एंड रिजर्व। अब प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको लेना है करंट ईयर का, CY, करंट ईयर। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स में आपको लेना है CY, करंट ईयर। क्यों लेना है मैं आपको बता रहा हूं। रिजर्व, रिजर्व में आपको लेना है बैलेंस। डिविडेंड पेड ये सिंगल दिया रहेगा। अब छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका रूल बाद में बताऊंगा मैं आपको डिटेल में। अगर क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स 22 एंड 21, यहां पे है 7000, यहां पे 5000, 2 दिया है, तो इसका मतलब है प्रोविजन फॉर टैक्स हमेशा जनरली डिले चलता है। मुझे टैक्स गवर्नमेंट को बाद में देना है, मतलब 21 का टैक्स देना है 22 में, 22 का टैक्स देना है नेक्स्ट ईयर में। तो मेरा करंट ईयर ये है, तो करंट ईयर का जो टैक्स होता है उसको प्रोविजन बोला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, करंट ईयर का जो वैल्यू होगा इसको ऐड करेंगे पीबीटी में 7000। अगर गलती से दूसरा आइटम दिया है, इसको हम लोग को माइनस करना है लास्ट में, यहां पे माइनस करना है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ये क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं। ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है टैक्स पेड। ये टैक्स पेड कुछ नहीं है, ये लास्ट ईयर का टैक्स जो हम लोग पे कर रहे हैं, यहां माइनस करना है। आपका आई होप सो आपका बेसिक्स क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को बेसिक समझना है कैश फ्लो में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे कैसे आइटम्स आया है। मैंने क्या सीखा, सबसे पहले पीएल अकाउंट का यहाँ पे केस स्टडी बनाया था। इसमें ऐड करना है डिविडेंड पेड, ये मेरा लेवल 1 है। इसमें ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स का करंट ईयर, ये वाला करंट ईयर मतलब ये वाला को माइनस करना है लास्ट में। माइनस करना है रिजर्व फंड, रिजर्व और फंड का बैलेंस। जनरली क्वेश्चन में 2-3 रिजर्व्स रहते हैं। एक बार मैं इसको थोड़ा सा मिटा दूं, इसको ऑपरेटिंग में माइनस करना है। अब ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में रिजर्व में जनरल रिजर्व रहेगा, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व या रिजर्व फंड। ये है 8000, ये है 3000।
तो आपको क्या करना है, या रिजर्व में 5000 को प्लस करना है। कभी कभी आपको यहाँ पे कुछ फंड और भी देंगे, जैसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडम्पशन फंड। ये 9000 है, ये 15000 है, तो आपको प्लस करने हैं यहाँ पे प्लस 6000। कभी कभी आपको डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड दे देंगे, बहुत सारा नाम है अलग अलग, 2000 5000, तो आपको 3000 प्लस करना है। तो सारे टाइप के फंड को यहाँ पे प्लस करना है, एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड और डेप्रिसिएशन फंड। आप लोग याद रखें, जो भी फंड रहेगा आपको देखना है, अगर सिंगल अमाउंट रहेगा तो डायरेक्ट ऐड कर देंगे, अगर दो अमाउंट रहेगा तो डिफरेंस को ऐड करें। यहाँ पे क्या करना है, ऑल टाइप ऑफ रिजर्व और फंड एक्सेप्ट प्रोविडेंट फंड। अगर दो रहेगा, दोनों का डिफरेंस को ऐड करें, जनरली इंक्रीज रहता है, डिफरेंस को प्लस करें। और अगर आपको ऐसा भी समझ में नहीं आता तो ये पूरा का पूरा लायबिलिटी है, बढ़ेगा तो यहाँ प्लस कर दीजिए, घटेगा तो माइनस कर दीजिए, ऐसा भी चलेगा। ये मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स का पहला केस हुआ। मैंने क्या किया, नेट प्रॉफिट में डिविडेंड टैक्स रिजर्व रखा। नेक्स्ट ये मेरा लेवल 1 का था। लेवल 2 में मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल रहा हूं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में एक तो माइनस हटा दे रहा हूं, ये वर्किंग में आपको करना है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स में मैं ले लूंगा पीएल अकाउंट का बैलेंस। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है तो उसको भी ऐड करूंगा। इस पे मैं ऐड करूंगा 3 आइटम, वही डिविडेंड जिसको हम लोग बोलेंगे प्रपोज डिविडेंड, ये कॉन्सेप्ट है प्रपोज डिविडेंड का, या ऑल टाइप ऑफ डिविडेंड पेड। इस पे ऐड करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स और ऐड करेंगे रिजर्व एंड फंड। याद रखिए, आप लोग सब नोट्स बनाए। रिजर्व और फंड में मेरे को प्रोविडेंट फंड और डेप्रिसिएशन फंड नहीं लेना है। चलिए देखिए, इसमें पहले नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया रहेगा सपोज 10,000। इस पे एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, नेट प्रॉफिट 10,000। इसमें एक नया रूल आ गया प्रपोज डिविडेंड का, जिसके बारे में हम लोग थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। इस पे ऐड करेंगे डिविडेंड पेड एज इट इज, टैक्स और रिजर्व। आपको बेसिकली ये याद रखना है, ये लेवल बढ़ रहा है, और इसमें एक जगह मैंने छोड़ा है वो माइनस करूंगा। नया आइटम है, ये है रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड ऑफ टैक्स रहेगा तो माइनस करेंगे। अब आते हैं इसमें, ये बेसिक है, ये और एडवांस वर्जन है। अब इस एडवांस वर्जन में लेवल 2 में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोज डिविडेंड। ये प्रपोज डिविडेंड क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लें। आइए डिस्कस करते हैं। रिजर्व और फंड और माइनस रिफंड ऑफ टैक्स, तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बहुत जन इसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मैंने इसको कुछ नहीं किया, अगर मैं इसमें इंश्योरेंस क्लेम सब जोड़ूंगा तब वो बनेगा एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। फिलहाल अब देखते हैं, यहां पे एक नया आइटम है, वो है प्रपोज डिविडेंड। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, प्रपोज डिविडेंड पीडी, प्रपोज डिविडेंड। ये जो प्रपोज डिविडेंड है इसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। एक बात ध्यान से सुनिएगा, प्रपोज डिविडेंड को हम लोग बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड को बोला जाता है कंटीजेंट लायबिलिटी। ये है 22 और 21। ये कंटीजेंट लायबिलिटी 2 साल का इंफॉर्मेशन रहेगा। ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है,
कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब होता है ऐसा लायबिलिटी जिसको बैलेंस शीट पे हम लोग शो नहीं करते, बैलेंस शीट के नीचे में नोट्स टू अकाउंट है वहां भी शो नहीं करते, उसके नीचे में साइड में हम लोग फेक देते हैं कि मुझे फ्यूचर में ये देना है कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी जिसको हम लोग नोट्स टू अकाउंट के साइड में क्वेश्चन खत्म होने के बाद दिखाते हैं, इसे नोट्स टू अकाउंट में भी जगह नहीं मिलता है। कंटीजेंट लायबिलिटी मुझे जो लायबिलिटी फ्यूचर में देना है। अब प्रपोज डिविडेंड का मतलब होता है मैंने प्रपोज किया है कि मैं शेयर होल्डर को डिविडेंड दूंगा, तो इस पे 22-21 2 साल रहेगा। आपके बोर्ड एग्जाम में 24-23 दे दे या 2016-15 दे, 2 साल का इंफॉर्मेशन रहेगा। ये 8000 और ये 3000, मैं अमाउंट छोटा ले रहा हूं। अब 2 साल में जो आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है, प्रपोज डिविडेंड में हम लोग वैल्यूएशन एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, प्रपोज डिविडेंड हम लोग लास्ट ईयर का वैल्यू को लेते हैं क्योंकि लास्ट ईयर का पैसा मेरे को पे करना है, प्रपोज किए हैं। तो इसमें प्रपोज डिविडेंड में आप लोग ध्यान रखेंगे करंट ईयर को कभी नहीं देखेंगे, ये करंट ईयर आपके लिए वेस्ट है। प्रपोज डिविडेंड में 2 देगा, करंट ईयर का आपको लेना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ लास्ट ईयर का पैसा को ऐड करना है। कहां पे ऐड करना है? प्रपोज डिविडेंड को ऐड करना है। कहां ऐड करना है? यहां पे लास्ट ईयर का पैसा को यहां पे ऐड करना है। ये देखिए लास्ट ईयर का पैसा को आपको 3000 यहां पे ऐड करना है और एक बार फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करना है। मैं यहां लिख दे रहा हूं 2 बार ट्रीटमेंट O प्लस F माइनस ऑपरेटिंग प्लस फाइनेंसिंग माइनस। जब मैं फाइनेंसिंग बताऊंगा तो वो मैं बताऊंगा। तो मैंने क्या सीखा यहां पे? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स को निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला आप लोग हमेशा ये याद रखें, इस पर ना जाए। आप लोग को नेट प्रॉफिट लेना है, पीएल अकाउंट का डिफरेंस मैंने तरीका बता दिया। इस पे 3 आइटम ऐड करना है, DTR डिविडेंड पेड, टैक्स एंड रिजर्व। ये 3 आइटम को ऐड करने से, रिजर्व और फंड, फंड में प्रोविडेंट फंड एंड डेप्रिसिएशन फंड नहीं लेना है, ये तीनों का ऐड करने से आपका पीबीटी आएगा। डीटीआर में आप लोग डिविडेंड पेड में प्रपोज डिविडेंड लेंगे, कौन सा? लास्ट ईयर का, करंट ईयर को आप लोग छोड़ देंगे। ये हुआ मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का तरीका। एक और एडवांस है, उसको मैं थोड़ा देर बाद आगे चल के बताऊंगा, बट उसको बताने से पहले आप लोग को ये बेसिक देखना है और आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है अगर आपको जरूरत पड़े तो। ये रहा मेरा पीबीटी निकालने का फॉर्मूला। तो इसको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलते हैं या फिर नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ऐसा करके भी नाम से बोलते हैं। ये कंफ्यूज मत होइएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मैंने सीखा, नेट प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम नहीं सीखा। अगर सिर्फ इसमें मैं गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट को ऐड कर दूं, लॉस बाय थेफ्ट, तो ये बन जाएगा प्रॉफिट बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो मेरा लेवल 3 था। मैं बोल दिया हूं, यहां पे बस मुझे एक्स्ट्रा आइटम ऐड करना है, वो है आपका गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट। तो इसको ऐड करेंगे, मान लीजिए ये 2000 है और ये 7000 है, तो ये मेरा आ जाएगा, ये नहीं है तो 10 प्लस 3 13 और 2 15 और 7 15 7 22। अगर ये रहा 5000 तो ये हो जाएगा 22 माइनस 5 17,000। अगर नहीं रहा तो यहां पे चल जाएगा। ये रहा मेरा ये। अब मेरा फाइनल वर्ड्स यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये देखिए मैंने कैश फ्लो का बहुत डिटेल आपको बताया था याद करने के लिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये बैलेंस शीट अप्रोच है। इसके बाद मैंने आपको ये बताया ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हर एक आइटम। इसके बाद मैंने आपको बताया करेंट एसेट करेंट लायबिलिटी को कैसे प्लस माइनस करते हैं। अब फाइनली प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने का 2 तरीका आप लोग ध्यान से देखें। इसके बाद मेरे पास एक फाइनल वर्ड्स बच गया है 2 मिनट का, करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी। ये मुझे समझना पड़ेगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में। आइए देखते हैं करेंट एसेट्स एंड करेंट लायबिलिटी में क्या क्या आइटम आते हैं जो कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत हेल्प करने वाला है। आइए साथ में मिलकर लिखते हैं करेंट एसेट्स एज वेल एज करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट्स में कुछ आइटम को आपको नहीं लेना है कैश फ्लो स्टेटमेंट में, वो भी मैं बताऊंगा। आप लोग साथ में मिलकर नोट्स बनाएं। पहला आइटम करेंट एसेट में कैश, दूसरा आइटम बैंक,
तीसरा आइटम करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट। उसके बाद शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटी, मार्केटेबल सिक्योरिटी। मार्केटेबल सिक्योरिटी। उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट। उसके बाद डेटर, बिल रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, उसके बाद एक्रूड इनकम, accrued income, prepaid expenses, advance paid, और कोई भी चीज के बगल में रिसीवेबल रहेगा, रिसीवेबल जैसे रेंट रिसीवेबल। ये सब कुछ करंट एसेट्स के क्लियर एग्जांपल है। कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट, डेटर, बीआर, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेड। अब करंट लायबिलिटी में सबसे पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट, या इसको कैश क्रेडिट भी बोलते हैं। उसके बाद आपका क्रेडिटर, बिल पेबल, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ज्यादा डिटेल में नहीं रहेगा, बट ये आपको कैश फ्लो में भी हेल्प करेगा, रेशियो में भी हेल्प करेगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, अदर करंट लायबिलिटी, एंड फाइनल वन एक्सपेंसेस पेबल, एक्सपेंसेस पेबल। ये मेरा रहा कुछ करंट लायबिलिटी। आइए समझते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट आइटम आपको नहीं लेने हैं। क्यों नहीं लेने हैं? क्योंकि गवर्नमेंट का गाइडलाइंस के हिसाब से ये सुपर लिक्विड एसेट्स है। व्हाट इज सुपर लिक्विड एसेट्स? जो कि इमीडिएटली बिजनेस में विद इफेक्ट तुरंत चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं सुपर लिक्विड एसेट। इस सुपर लिक्विड एसेट के आइटम के अंदर में ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम आते हैं। ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम है जो आपको नहीं लेने हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट आइटम जो ये है, ये देखिए मैंने इसको अलग से लिखा है तो करंट एसेट बट आपको नहीं लेने हैं। ये आइटम क्या है? कैश, बैंक, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये जनरली हट गया वर्ड, ये नहीं लिखते हैं क्वेश्चन में। कैश, बैंक, करंट इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर किसी क्वेश्चन में ये रहेगा इसको छोड़ दें क्योंकि ये आंसर है करंट एसेट बट आंसर है। इसके अलावा इन्वेंट्री, डेटर, बीआर, टीआर, एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवांस पेड, ये सब कुछ क्लियर करंट एसेट है। इसे हमें यूज करना है। कैसे यूज करना है? अगर ये सब बढ़ेगा तो माइनस, घटेगा तो प्लस। सिमिलरली लायबिलिटी में दो आइटम है।
शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, ये जो है दो आइटम करंट लायबिलिटी तो है, मुझे सारे करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखने हैं इसको छोड़ के। और ये जो दो आइटम है शॉर्ट टर्म बोरोइंग एंड कैश क्रेडिट बैंक ओवरड्राफ्ट, ये रिलेटिंग टू लोन है। लोन सारे को हम लोग फाइनेंसिंग में फेंक देते हैं, इसीलिए हम लोग उसको छोड़ देंगे। इसके अलावा जो भी आइटम है जैसे क्रेडिटर, बिल पेबल B/P, ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम, इनकम रिसीव इन एडवांस, और इसके अलावा अदर करंट लायबिलिटी, ये सब है करंट लायबिलिटी। तो देखिए हम लोग क्या सीखे आज कैश फ्लो स्टेटमेंट में। ये मेरा फाइनल वीडियो है अबाउट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैश फ्लो स्टेटमेंट पर क्वेश्चंस बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो इंपॉर्टेंट आइटम आते हैं। एक बार हम लोग फिर से फाइनली समझ ले या रट ले, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे पहले आपको निकालने हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये निकालना बाद में सिखाएंगे। इस पे ऐड करेंगे एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम, इसमें ऐड करना है इंटरेस्ट। आप लोग साथ साथ बोलिएगा ताकि आपको याद हो। इंटरेस्ट मिलके बोलेंगे, जोर से बोलेंगे, साथ में बोलेंगे। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, शेयर इश्यू एक्सपेंसेस, इतने सारा आइटम है। माइनस करेंगे प्रॉफिट ऑन सेल, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव। इसको प्लस माइनस करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। आप लोग सिर्फ याद रखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, लॉस, गुडविल, इंटेंजिबल एसेट्स काफी है, माइनस प्रॉफिट और गेन ऑन सेल, इंटरेस्ट रिसीव, ये प्लस माइनस करने से ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएंगे। ये देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इसमें हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, CACL, एसेट्स बढ़ा माइनस घटा प्लस, लायबिलिटी बढ़ा प्लस घटा माइनस, ये करेंगे। उसके बाद हमने क्या सीखा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना। इसको निकालना बहुत सिंपल है, आप लोग को लिखना है नेट प्रॉफिट, इसमें ऐड करना है DTR, डिविडेंड टैक्स रिजर्व ऐड करें, और फंड ऐड करें। फंड में क्या ना ऐड करें, प्रोविडेंट फंड एंड डेप्रिसिएशन फंड, आपका PBT आ जाएगा। इसको छोड़ दीजिए। प्रपोज डिविडेंड का लास्ट ईयर लेना है, लास्ट ईयर, और प्रोविजन फॉर टैक्स में 2 देंगे तो करंट ईयर का प्रोविजन है ऐड करना है, करंट ईयर का PBT में ऐड करना है, और लास्ट ईयर का यहां पे टैक्स पेड बोल के माइनस करना है। ये रहा मेरा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कारम वंस अगेन, बाय।